जय हिंद। ग्रेट गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम जो है यूपीएससी सिविल सर्विसेज 1997 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो है यहाँ रीड करके समझने का प्रयास करेंगे। और मुख्यतः यह 1997 का ऑलरेडी हम लोग पेपर 1 का सारा क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ हमें पेपर 2 का हम क्वेश्चन को यहाँ जो है पढ़कर समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर किस प्रकार के प्रश्न जो है मुख्यतः पूछे जाते हैं। ठीक है, तो मुख्यतः इसमें दो सेक्शन होता है, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। सेक्शन ए के अंतर्गत जो है 4 प्रश्न होते हैं, 1, 2, 3 एंड 4, और क्वेश्चन नंबर 1 के अंतर्गत फिर 4 प्रश्न होते हैं, ए, बी एंड सी, डी। ठीक है, क्वेश्चन 1A देखो यहाँ है कि कमेंट ऑन एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग इन 200 वर्ड्स इच। देखो इसमें हमें शब्द सीमा का भी ध्यान रखना पड़ता है क्वेश्चन 1 में। ठीक है, इसके अंतर्गत 4 प्रश्न हैं, उसमें 3 प्रश्नों के उत्तर दे रहे हैं 200 शब्दों की शब्द सीमा के अंतर्गत। तो ये क्वेश्चन नंबर 1A है कि इफेक्टिव गवर्नमेंट एज ए सोर्स ऑफ नेशनल पावर। यहाँ देखो, एक तो नेशनल पावर होती है, कोई भी एक राष्ट्र का अपनी राष्ट्रीय शक्ति होती है जो वैश्विक मंच पर वो हमेशा प्रदर्शित करती रहती है। तो उसके लिए एक सशक्त और कह सकते हो कि सरकार का होना भी आवश्यक है। मान लो फॉर एन एग्जाम्पल इंडिया को ही ले लो, इससे पहले जितनी भी सरकारें आई थी, मतलब 2014 से पहले वो कोलाइजन गवर्नमेंट थी। लगभग राजीव गांधी के जाने के बाद कांग्रेस का जैसे धीरे धीरे डाउनग्रेड हुआ, डाउनफॉल हुआ, तो फिर मिली जुली सरकारें बनती थी, तो वो उतना कह सकते हो कि ठोस निर्णयों को नहीं ले पाती थी, क्योंकि बहुत सारे होते हैं, पार्टी पॉलिटिक्स होता है। ठीक है, तो जैसे 2014 के बाद आप देखोगे तो प्रेजेंट गवर्नमेंट एक कड़े निर्णयों को लेने के लिए जानी जाती है। इस दैट क्लियर? यही बातें इसमें कहा गया है कि जो एक इफेक्टिव गवर्नमेंट होती है, और इफेक्टिव इन द सेंस कि सिर्फ ठोस निर्णय ही नहीं लेना, हर चीज़ में गवर्नेंस के मामले में सही निर्णयों को लेने में, सही पॉलिसीज और स्टेप्स उठाने में वो अगर अच्छी है तो वो जो है नेशनल पावर में और जो है वो वृद्धि करती है, और वो राष्ट्र उतना ही और शक्तिशाली बनकर उभरता है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन 1 भी देखते हैं। साफ्टा देखो, SAPTA एंड SAFTA। ठीक है, इसके बारे में जैसे साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बारे में है। सी में है मास्ट्रिट ट्रीटी जो है यूरोपियन यूनियन से संबंधित है। और उसके बाद है 1D कल्चरल इंपेरियलिज्म। ये चारों क्वेश्चन बहुत ही ईजी हैं। ठीक है, इसमें उतना कुछ समझने वाली है नहीं, एक एक जो है आपको टर्म दे दिया गया है, इस टर्म के ऊपर आपको 200 शब्दों में कमेंट करना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे कि ब्रिंग आउट द कंट्रडिक्शन बिटवीन द इंटरनेशनलिज्म एंड ग्लोबलाइजेशन। देखो यहाँ जो है कंट्रडिक्शन मतलब हो गया विरोधाभास, और 2 टर्म है यहाँ, इंटरनेशनलिज्म और दूसरा है ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीयता से क्या समझते हैं और वैश्वीकरण से क्या समझते हैं, इन दोनों टर्म के बीच में क्या क्या विरोधाभास हैं, या इन दोनों टर्म में क्या भिन्नताएं हैं, इन दोनों टर्म से क्या अभिप्राय हैं, इसके बारे में हमें उत्तर लिखने हैं। तो देखो, दोनों का जो है ना मिला जुला प्रयोग होता है। इंटरनेशनलिज्म भी कहो, ग्लोबलाइजेशन भी कहो, लिबरलाइजेशन भी कहो। ठीक है, ये सब जो है मिली जुली टर्म है, लेकिन दोनों में भिन्नताएं हैं, इस बात को आप मान के चलो। ग्लोबलाइजेशन का मतलब हो गया पूरा का पूरा जो है वैश्वीकरण, और ये मुख्यतः जो है ट्रेड और व्यापार से संबंधित होता है। इंटरनेशनलाइजेशन का मतलब हो गया अंतर्राष्ट्रीय मुख्यतः संबंध से ही यह भी संबंधित है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप जो है लिखना, और खास करके इसमें कंट्रडिक्शन बताना है, इन दोनों में कंपेयर करना है, डिस्टिंग्विश करना है। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 की अगर बात करूं तो द रिलेशन ऑफ बैलेंस ऑफ पावर। देखो, द रिलेशन ऑफ बैलेंस ऑफ पावर टू कलेक्टिव सिक्योरिटी हैव बीन एट द सेम टाइम कॉम्प्लीमेंट्री एंड एंटागोनिस्टिक। इलुसिडेट। देखो, यहाँ 2 रिलेशन के बारे में बता रहा है। पहला तो है कि बैलेंस ऑफ पावर, और दूसरा है कलेक्टिव सिक्योरिटी। ये अपने आप में जो है कॉम्प्लीमेंट्री भी है और कॉन्ट्राडिक्टरी भी है, एंटागोनिस्ट भी है। देखो, बैलेंस ऑफ पावर का मतलब होता है शक्ति का संतुलन। जैसे चाइना ने परमाणु परीक्षण किए और 1964 में, तो इंडिया ने भी 1974 में परमाणु परीक्षण किया। इंडिया ने परमाणु परीक्षण किया तो पाकिस्तान भी परमाणु परीक्षण कर लिया। ये शक्ति का संतुलन होता है। जब आपका देखोगे कि दुश्मन आपसे अधिक शक्तिशाली हो रहा है, तो आप अपने स्ट्रेंथ और शक्ति को उसी अनुसार और उसी परिप्रेक्ष्य में बढ़ाने का प्रयास करते हो, ताकि भविष्य में कभी भी वो आपके ऊपर अटैक करे तो आप इतने सामर्थ्यवान हों कि उसके अटैक को झेल सको और इसे काउंटर कर सको। तो यही मुख्यतः बैलेंस ऑफ पावर है, शक्ति का संतुलन। बैलेंस मतलब होता है ये संतुलन बनाकर चलना।
और पावर मतलब होता है शक्ति। तो अपने शक्ति, सामर्थ्य और स्ट्रेंथ की इंटरनेशनल रिलेशन में, अंतर्राष्ट्रीय जगत में हर एक देश दूसरे देशों और खास करके दुश्मन देश से यह मानकर चलती है कि अगर दुश्मन देश के पास ये स्ट्रेंथ है तो हम भी अपने ऊपर, हमारे देश में भी इस प्रकार की टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, स्ट्रेंथ या मिलिट्री पावर, इकोनॉमिक पावर होने चाहिए। यहाँ कहा जा रहा है कि जो बैलेंस ऑफ पावर है, और दूसरा है कलेक्टिव सिक्योरिटी, जैसे नाटो वगैरह है। नाटो एक मिलिट्री इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि कलेक्टिव सिक्योरिटी की बात करता है। नाटो में जितने भी सदस्य हैं उस देश में, नाटो के जितने भी सदस्य मेंबर हैं 30-40, अगर उस सदस्य मेंबर के किसी भी देश के ऊपर अगर आक्रमण होता है तो समझा जाएगा कि सभी देशों के ऊपर आक्रमण हुआ है और फिर सभी देश मिलकर उसका जो है सामना करेंगे। बात समझ में आया? तो कलेक्टिव सिक्योरिटी मतलब होती है कि साझा सुरक्षा की अवधारणा। बैलेंस ऑफ पावर मतलब होता है शक्ति का संतुलन। ये दोनों आपस में कंप्लीमेंट्री है, मतलब सहायक हैं, एक दूसरे के पूरक हैं। कलेक्टिव सिक्योरिटी भी जो है आपसी सुरक्षा की भावना के लिए बनाई गई है और बैलेंस ऑफ पावर भी है सुरक्षा के दृष्टिकोण से, लेकिन दोनों में बहुत भिन्नताएं भी हैं। कई बार आप देखोगे तो बैलेंस ऑफ पावर जो है कि कह सकते हो करने की दौड़ में जो है पूरे के पूरे जो है एक आर्म रेस प्रारंभ हो जाता है, कि जैसे अभी रसिया और चाइना में जो है S-300 का डील हुआ तो भारत ने रसिया से S-400 का डील किया। तो ये शक्ति का संतुलन है। इसमें कई बार जो है युद्धक सामग्रियों का जमावड़ा जो है देश लगाने लगते हैं और जो अन्य गतिविधियां हैं उस पर कम ध्यान देते हैं। तो ये सब सारी चीज़ें हैं। तो इसमें हमें इसे यही सिद्ध करना है कि किस प्रकार से पहले तो ये कम्प्लीमेंट्री है, एक दूसरे के सहायक हैं, और दूसरा कि कैसे ये कॉन्ट्रडिक्टरी हैं, एक दूसरे के विरोध में जो है खड़े होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन 3 हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं कि व्हाट चेंज इन द पोजीशन ऑफ द पीपल of Asia and Africa and the relations with Europe was the surest sign of the advent of a new era discuss। देखो यहाँ है कि मुख्यतः जो है एशिया और अफ्रीका, ठीक है, का संबंध यूरोपियन नेशन से कैसा है। और ख़ास करके जब एक समय था कि पूरा का पूरा यूरोप का ही सारा, पुर्तगीज, फ्रेंच, जर्मनी, जापान, इधर कह सकते हो ब्रिटेन का ही आधिपत्य था एशिया और अफ्रीका में, मतलब एक प्रकार से कॉलोनी था। तो जैसे जैसे ये राष्ट्र इंडिपेंडेंट हुए, स्वतंत्र हुए, आज़ाद हुए और वैश्विक पटल पर एक कह सकते हो कि मिडिल पावर के तौर पर ये लोग इमर्ज होने लगे एज अ इमर्जिंग नेशन, तो स्वाभाविक सी बात है कि शक्ति का संतुलन में परिवर्तन आएगा नहीं। उसी बात में, उसी मतलब परिप्रेक्ष्य में यहाँ पूछा जा रहा है कि आखिर वहाँ के जो लोग हैं, खास करके एशिया और अफ्रीका के जो लोग हैं, तो यूरोप के नेशंस के साथ उनके संबंध कैसे हैं। ठीक है, और जैसे जैसे एक नई वैश्वीकरण या नए युग का प्रारंभ हो रहा है तो सब चीज़ धीरे धीरे बदलते रहती है। आज कोई शक्तिशाली राष्ट्र है, कल वो नहीं रहेगा, कल कोई दूसरा शक्तिशाली राष्ट्र बनकर उभर जाता है। ठीक है, जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुए तो ब्रिटेन सुपर पावर था, फिर धीरे धीरे अमेरिका ने ओपोजिशन ले लिया। आने वाले समय में कहा जा रहा है कि चाइना विल बी द सुपर पावर ऑफ द वर्ल्ड। तो ये सब सारी चीज़ें हैं, ये चीज़ें बदलती रहती है। तो कभी एशिया और अफ्रीकन नेशन यूरोप के कॉलोनी थे, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे वो इंडिपेंडेंट हुए, जैसे जैसे उन्होंने आर्थिक और राजनीतिक प्रगति की, एक मिडिल पावर का रूल लिया और बैलेंस ऑफ पावर में अपनी अहम भूमिका निभाने लगे। तो अब रिश्ते तो देखो, इस खास करके ग्लोबलाइज्ड एरा में सब देश एक दूसरे देश के साथ रखते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। तो चेंज इन द पोजीशन ऑफ द पीपल, स्वाभाविक सी बात है, लोगों में जो है परिवर्तन आएगा एशिया और अफ्रीका के लोगों में, और उसके रिलेशन यूरोपियन देश के साथ अच्छे ही होने चाहिए। और जैसे जैसे नई युग प्रारंभ हो रहा है, खास करके इस 21st सेंचुरी में, तो अभी तो जो है ग्लोबलाइज्ड एरा में हम लोग जी रहे हैं, तो एक प्रकार से कह सकते हो कि फिर भी, लेकिन एक चीज़ देखना होगा, अभी भी जो न्यू कोलोनियलिज्म का कॉन्सेप्ट है ये हावी है, फिर वेस्टर्न नेशन का अभी भी हेजमनी है, इसको नकारा नहीं जा सकता। इकोनॉमिक दृष्टिकोण से द एशियन और अफ्रीकन नेशन इज स्टिल डेवलपिंग और लिस्ट डेवलप्ड नेशन, इन्हें जो है थर्ड वर्ल्ड की दुनिया कहा जाता है। तो अभी भी भिन्नताएं हैं, लेकिन रिश्ते धीरे धीरे सुधर रहे हैं। जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का माइंडसेट था उसे समय के साथ ही बदला जाएगा, और वो समय के साथ धीरे धीरे परिवर्तित होगा।
but still there are many difference between the European nation or European people as compared to the African or the Asian nation people or the nation. So इसको डिस्कस करना है, ठीक है. सो दैट्स ऑल, थैंक यू. अब हम लोग जो है सेक्शन बी नेक्स्ट वीडियो में जानने का प्रयास करें. जय हिंद.